हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से मासूम शिक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वेंचुरी मीटर के बारे में। वेंचुरी मीटर के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, इसका पर्पज क्या है। ओके, वेंचुरी मीटर का पर्पज होता है किसी पाइप में अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो का रेट क्या है, यानी कि उसकी स्पीड क्या है। यानी कि ये यूज होता है टू नो द स्पीड। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड, जो फ्लो हो रहा है एक पाइप के अंदर, राइट। दूसरा, अब हम जानेंगे कि इसका ये जो पर्पज है, तो फिर हम इसको कहाँ यूज करते हैं, इसके यूजेस कहाँ हैं। इसके यूजेस इंडस्ट्रीज में हो सकते हैं। इंडस्ट्रीज में पर्टिकुलरली एक तो केमिकल इंडस्ट्रीज में हो सकता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में ही इसलिए वो, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स का रिक्वायर्ड होता है जो किसी खास पाइप से फ्लो होते हैं। तो माना किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी केमिकल की ज़रूरत है, तो वह केमिकल कितनी मात्रा में चाहिए, किस स्पीड से वो उस पॉइंट पर आना चाहिए, तो ये सब हम रेगुलेट कर सकते हैं इस वेंचुरी मीटर की मदद से, उसका स्पीड को मेजर करके। दूसरा, मेडिकल फील्ड में भी वेंचुरी मीटर का यूज होता है। जो ब्लड फ्लो का जो रेट है वो किस तरह से, किस रेट से फ्लो हो रहा आर्टरीज के अंदर, वो कैलकुलेट करने में भी किया जाता है। तो दूसरा, मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज होता है। ओके, तो ये इस किन प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो हमें ये जानना है, क्योंकि किसी भी अगर हम टॉपिक को पढ़ें खासकर फिजिक्स में, तो हमें ये जानना होता है कि वो उसके पीछे जो जो डिवाइस जो है हमारा, उस डिवाइस जो वर्क कर रहा हो उसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो क्या है। तो इसके लिए मेनली जो प्रिंसिपल है, इसके लिए हम दो प्रिंसिपल का यूज करते हैं। नंबर फर्स्ट, तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको पहले रखें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पे क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर, जो अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे उसमें मिल जाएगा आपको। और दूसरा, ये डिपेंड करता है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। बर्नौलीज प्रिंसिपल पे तो दो बातों का ध्यान रखना है। तो कैसे ये वर्क करता है आइए हम समझते हैं। ये वैसे अगर इसका टाइप्स की बात करें, बहुत टाइप्स के होते हैं वेंचुरी मीटर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड। तो इनका मेन वर्क सेम है, टू मेजर द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। ओके, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड। तो आइए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। तो एक वेंचुरी मीटर में इसके 3 यूनिट होते हैं। ये जो यूनिट है ये वाला, इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग यूनिट। ओके, और इसको कहते हैं हम थ्रॉट। ये जो फ्लैट पोर्शन है यहां पर लिख देते हैं THROAT, थ्रॉट। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग यूनिट। ओके, मुख्य तौर पे इसके 3 यूनिट हो गए। और इसमें बना होता है एक यू ट्यूब, इस तरह का, जो आप देख सकते हैं यू आकार का ट्यूब, जो एक इसका एंड थ्रॉट से कनेक्टेड है और एक उस पाइप से, और दोनों तरफ से ओपन है। तो जो फ्लूइड होता है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है, और फ्लो होके वो इसमें कन्वर्जिंग यूनिट में जाएगा, फिर कन्वर्ज होके वो फिर इसके अंदर प्रवेश करेगा। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पर इसका स्पीड है v1 और यहाँ पर इसका प्रेशर है P1,
और ये जिस भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है, यानी कि इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है पूरा इस तरह का, और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1। ओके, और ये जो थ्रॉट है, थ्रॉट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं A2, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं A2, यहाँ पर जो स्पीड है वो मान लेते हैं V2, और प्रेशर मान लेते हैं P2, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड बढ़ी हुई है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो अब आगे का हम इस पाइप से इसका थोड़ा सा, ये जो U आकार का पाइप है, इससे देखेंगे कि कैसे इसका मैकेनिज्म इससे जुड़ा होता है। ये एक मैनोमीटर है, मैनोमीटर है। तो इसमें जो है, मान लेते हैं जब इसमें ये फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा था, तो ये जो फ्लूइड इसके अंदर फिल्ड है, ये दोनों तरफ इसका लेवल इस तरह का था सेम। लेकिन जैसे ये फ्लूइड इसमें फ्लो हुआ, क्योंकि ये यहाँ से ओपन है, तो इसने इसको भी प्रेस किया, इस वाले लिक्विड को प्रेस करने के बाद इसका ये जो लेवल है नीचे डाउन हो गया, और यहाँ से इसका अप हो गया। यहाँ पर प्रेशर जो P2 कम है, P1 ज़्यादा है, तो इस वजह से एक डिफरेंस ऑफ हाइट इनमें आ गया है इस फ्लूइड के अंदर, यानी कि जो U ट्यूब के अंदर जो भी फ्लूइड फिल्ड है, इसके लेवल में चेंज आ गया इस फ्लूइड को फ्लो होने से, बिकॉज ये दोनों सिरे पर, यानी कि इस एरिया में और इस थ्रॉट में प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में किसी पॉइंट पर हमें अगर प्रेशर जानना है, तो उस प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh। ओके, रो उस लिक्विड की डेंसिटी, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h वो हाइट जिस पॉइंट पर हम नाप रहे हैं उसके सरफेस से। ओके, तो यहां पर जो हाइट है वो h है, इस जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आ गया है, और ये प्रेशर, जिस प्रेशर से ये हाइट का डिफरेंस आया है वो P1 एंड P2 है, दो सिरों पर। तो अगर ये प्रेशर डिफरेंस देखा जाए, ये प्रेशर डिफरेंस है ρgh, P1 माइनस P2, राइट। तो आगे हम चलते हैं इस पाइप के अंदर जो फ्लो हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पर V1 वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, आगे ये V2 वेलोसिटी से इस थ्रॉट से पास होगा। तो इसमें हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर जो लिक्विड है, इस 1 वाले एंड पे V1 स्पीड है। अगर हम V1 को मल्टीप्लाई करें A से इसके क्रॉस सेक्शन एरिया A1 से, तो क्वांटिटी इक्वल आएगी। ये जो थ्रॉट से फ्लो होने वाला फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी के इक्वल वो होगा, दैट इज V2, यानी कि स्पीड जो थ्रॉट के अंदर है उस फ्लूइड की, और A2 जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसमें एक समझने वाली बात है कि जहां पर स्पीड ज़्यादा होता है वहां पर प्रेशर कम होता है। अब ये सुनने में थोड़ा हमें अजीब सा लगता है। आपने एरोप्लेन के विंग्स देखे होंगे इस तरह के। एरोप्लेन्स का विंग्स का आकार ऐसा होता है कि ऊपर जो स्पीड होता है, ये स्पीड बहुत तेज होता है, नीचे एयर का स्पीड कम होता है। जब कम होता है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, नीचे से प्रेशर ज़्यादा लगता है। यहाँ से वो जो हवा, ऊपर वाली हवा है, उसको वो काट देती है, पंखे के जो आकार है उससे जो कट जाता है, तो वहाँ पर एक स्पेस बन जाता है और वहाँ पर एयर प्रेशर हो जाता है कम, जो हमने बर्नौली के प्रिंसिपल में भी ये देखा था। तो इस तरह से नीचे से जो ज़्यादा प्रेशर है वो उस एरोप्लेन को ऊपर की तरफ धकेलता है, यानी कि पंखों को ऊपर की तरफ धकेलता है। तो इससे एरोप्लेन को अपलिफ्ट होने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के फॉर्मूले से अगर देखते हैं तो V1 A1 इक्वल टू होता है V2 A2। इट इज इक्वेशन 1। ओके, अब हम चलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो हो रहा है किसी पाइप में, तो किसी भी पॉइंट पर उसका जो प्रेशर एनर्जी है, यानी कि अगर हम इस वाले पोर्शन पे देखें, 1 पे जो प्रेशर है वो मान लेते हैं P1 है। ओके, और प्लस इसका जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 रो V1 स्क्वायर है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, जैसे मैंने इस पाइप में जो फ्लूइड था उसका डेंसिटी मान रखा है रो,
तो अगर लिक्विड सेम है तो ठीक है कि हम डेंसिटी जो ये पाइप में फ्लो हो रहा है फ्लूइड उसका भी सेम माने। तो कई बार तो ऐसा हो सकता है कि पाइप में फ्लो करने वाला जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कुछ डिफरेंट हो सकती है इस जो यू आकार के पाइप में जो फ्लूइड फिल है उससे। तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें बहने वाला जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है ρ1। तो यहां पर इसका ρ1 v1 स्क्वायर मान लेते हैं, इस डेंसिटी को ρ1 कर देते हैं, प्लस ρgh यानी कि ρ1 g h h1 मान लेते हैं। h हमने क्योंकि ये मान लिया तो h1 मान लेते हैं। h1 क्या है, अब मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूं। एक बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह का। ओके, अब क्या होगा कि जिस भी सरफेस से हम मेजर कर रहे हैं, माना हम इस वाले सरफेस से मेजर कर रहे हैं इसको, तो ये रेफरेंस प्लेन है। तो रेफरेंस प्लेन से आप देखेंगे ये वाला जिस पॉइंट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी हाइट है h1। तो यहां पर इसकी भी हाइट होगी h1 इस वाले पोर्शन से, इस थ्रॉट से नीचे की तरफ। तो h1 एक वो इक्वल होगी दोनों तरफ, तो हम इसको h1 लिखेंगे, राइट। ये हाइट डिफरेंट है फ्रॉम h से, तो ये इक्वल होगा, कह रहा है ये एनर्जी इक्वल होगी जो इस थ्रॉट में फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर P2, दैट इज P2 प्लस 1/2 ρ1 तो सेम होगा बिकॉज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड सेम है, और V2 का स्क्वायर प्लस ρ1 g h1, राइट। अब हम इस इक्वेशन को अगर देखें गौर से तो ρ1 g h1 सेम क्वांटिटी है, तो इसको तो हम कर सकते हैं कैंसिल, राइट। तो हमारे पास यहां बचा P1 प्लस 1/2 ρ1 V1 स्क्वायर्ड इक्वल टू P2 प्लस 1/2 ρ1 V2 स्क्वायर्ड, राइट। और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं इसको P1 माइनस इट इज P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 ρ1 V2 स्क्वायर्ड माइनस 1/2 ρ1 V1 स्क्वायर्ड। यानी P2 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो P1 माइनस P2 यानी कि प्रेशर डिफरेंस, और इस वाले क्वांटिटी को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये समथिंग ऐसा आया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं V1 को आगे चल के इस प्रोसेस में इस इक्वेशंस को मतलब इस इक्वेशन से मैं V1 कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि V1 मुझे ये कैलकुलेट करना है जो स्पीड इस फ्लूइड की है। तो P1 माइनस P2 आपने देखा होगा कि P1 माइनस P2 की वजह से एक प्रेशर का जो क्वांटिटी है वो ये है हमारे पास ρgh, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूं ρgh। ओके, तो एक इक्वेशन हमारा ये भी है, अगर आप इसको 1 मान लें, इसको इस वाले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को 2 मान लें, आने वाले इक्वेशन को हम 3 भी मान सकते हैं। तो यहां मैंने ऐसा नहीं किया है, यहां मैंने सीधे अब इसको सीधे यहीं से मैंने प्लेस कर दिया है यहां से। तो ρgh इक्वल टू 1/2, यहां से ρ1 कॉमन ले लेते हैं हम, और हमारे ब्रैकेट के अंदर फिर बचा रहेगा V2 स्क्वायर्ड माइनस V1 स्क्वायर्ड, ओके, इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये इक्वेशन मान लेते हैं हम 2। अब देखिए इक्वेशन थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेते हैं, इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप देखना फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं, V2 की वैल्यू इस 2 में पुट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हम V1 को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो V1 A1 इक्वल टू है V2 इंटू A2, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा A1 बाई A2 इंटू V1, ये A2 है, राइट। इससे तो इस V2 की जगह जो भी वैल्यू आई है ये वाली, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ओके, तो हमारा आगे वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ρgh इक्वल टू 1/2 ρ1
V2 की स्क्वायर, V2 का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि A1 बाई A2 इंटू V1 का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ओके, अब आगे 1/2 रो 1, अगर हम इसके, अब ये V1 ये भी है ये भी है, तो ये V1 स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर दोनों की तरफ, दोनों के ऊपर है, V1 के ऊपर भी है, A1 के ऊपर भी है, A2 के ऊपर भी है, यानी कि इस फ्रैक्शन वाली जो क्वांटिटी है इसके ऊपर भी है, इस V1 के ऊपर भी है। तो क्यों ना मैं V1 स्क्वायर बाहर कॉमन ले लूं। जब मैं V1 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1। इससे आगे इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं सिर्फ, तो ये बचेगा 1/2 रो 1 V1 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, ये वाला क्वांटिटी। अब फाइनल हमारे पास क्या बचा, फाइनल बचा रो GH इक्वल टू ये वाला क्वांटिटी, इस तरह का क्वांटिटी 1/2 रो 1 V1 स्क्वायर्ड और A1 स्क्वायर्ड माइनस A2 स्क्वायर्ड अपॉन A2 स्क्वायर्ड, इस तरह का। तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो 1 नीचे चला जाएगा, यानी कि रो GH, इसके आगे 2 ही लग जाएगा इसका, अपॉन रो 1 यहाँ नीचे चला जाएगा। और इस वाले क्वांटिटी को भी, जो ये क्वांटिटी ये बची है हमारे पास, इसको भी अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं, ऐसे इस तरह से ले जाऊं, A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, ये वाला पूरा पोर्शन, तो यहां हमारे पास बच जाएगा सिर्फ एंड सिर्फ V1 का स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूं ऐसे, फिर स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा V1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 रो GH अपॉन रो 1। अब हम इस क्वांटिटी को ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये A1 का स्क्वायर, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, इसकी पावर 1 बाई -1, राइट, इसके पावर -1 है, इस वाले ये ब्रैकेट है -1, क्योंकि मैं इसको ऊपर ले गया। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये V1 को कैलकुलेट कर, V1 हमारा कैलकुलेट हो गया, यानी कि जो स्पीड, जो हमने देखा था स्पीड, जो ये स्पीड है ये V1 इस वाले एरिया में, ये वाला, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूं ताकि मैं पॉइंट आउट कर सकूं, ये V1 जो है उसका जो स्पीड का फॉर्मूला है वो ये है। ओके, तो आप अपनी तरह से इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो रो है यहाँ पर, वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि बह रहा है पाइप के अंदर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज फ्लोइंग इन द पाइप, जो मेन पाइप है आपका, और जो रो 1 है ये, जबकि रो 2 है, रो है ओनली रो, और रो 2 हमने यहां पर मान रखा है, ये यहां पर हमने रो मान रखा है इसके अंदर का फ्लूइड, और रो 1 मान रखा है जो पाइप में है फ्लूइड। तो रो 1 है पाइप में बहने वाले जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी, और रो है जो यू शेप के अंदर जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड that is filled in the manometer। तो आई होप कि आपको ये वेंचुरीमीटर के बारे में जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आपको ये समझ आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप।